आपने अक्सर अपने घर के बड़ों से सुना होगा कि रात के वक्त किसी खंडर या कब्रिस्तान के आसपास परफ्यूम लगाकर या मीठा खाकर नहीं घूमना चाहिए। पर क्या कभी सोचा है कि क्यों? वेल, आई होप नॉट, क्योंकि उत्तर प्रदेश के नाम से आपके दिमाग में आता है करप्शन, पुलिस एनकाउंटर्स, बाहुबली। वेट, स्क्रिप्ट गलत हो गई, फिर से करते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के नाम से आपके दिमाग में आता है आइकॉनिक ताजमहल, वाराणसी के पवित्र घाट, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, लखनऊ के नवाबी कबाब्स, कुंभ मेला और भी बहुत कुछ। पर इतनी चकाचौंध के पीछे छुपे हैं कई राज जो शायद आपको आज भी गर्मियों में अपनी छत पर सोने से डरा देंगे। आज के एपिसोड में आप जानेंगे कि क्यों अवध के खंडरों में खुशबू से मौत आती है और कैसे काशी के घाट्स पर आत्माएं इंसानों का दुख खा जाती हैं। और अगर आप एंड तक बने रहें तो आप एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी भी जानेंगे जो मेरे रिलेटिव के साथ यूपी के सुल्तानपुर में हुआ था, जिसका इफेक्ट उनकी जिंदगी में आज भी है। तो चलिए मेरे साथ यूपी की एक ऐसी टेरिफाइंग जर्नी पर जिसकी आइटिनरी आपको किसी ट्रैवल गाइड में नहीं मिलेगी। शुरुआत करते हैं एक मास हिस्टीरिया इंसिडेंट से जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, पर आज आप जानेंगे मुंह नोचवा का पूरा सच। साल था 2002 और मौसम था यूपी की चुभने वाली गर्मी। बिजली लगातार कटती थी और उस वक्त गांव से लेकर शहरों तक लोग रात में गर्मी से बचने के लिए अपनी छत पर सोया करते थे। सब कुछ नॉर्मल था। फिर अचानक एक रात यूपी के आसमान में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। एक लाल और नीली ब्लिंकिंग लाइट जो हवा में फ्लोट करते हुए बिल्कुल हार्मलेस महसूस होती थी, लेकिन जब वो छत पर सोते हुए किसी इंसान के पास आती तो सीधा उसका मुंह नोच लेती थी। लोगों के चेहरों पर 3 से 4 गहरे खून से सने हुए नाखूनों के निशान मिलने लगे थे और किसी ने इसे एलियन कहा और किसी ने चमगादड़, लेकिन मीडिया और पब्लिक ने इसे नाम दिया मुंह नोचवा। ये कोई अफवाह नहीं थी, लोग फिजिकली जख्मी हो रहे थे और रेडिट के एक पब्लिक फोरम पर एक विक्टिम के परिवार ने अपनी स्टोरी भी शेयर की थी। उन्होंने बताया कि उनकी मां दिन के वक्त अपने आंगन में सो रही थी और अचानक उन्हें अपने आसपास हवा में एक अजीब सा मूवमेंट फील हुआ और जैसे ही उन्होंने आंख खोली उनके ठीक ऊपर एक छोटा बंदर जैसा क्रीचर बैठा था जिसकी आंखें चमकती हुई ग्रीन थी और अगले ही सेकंड उनका चेहरा बुरी तरह छिल गया। एक और आई विटनेस अकाउंट के मुताबिक रात को लोग छत पर सोते थे और अगले ही पल जमीन पर खून से लथपथ मिलते थे जिन्हें कुछ भी याद नहीं होता था। डर इतना फैल गया था कि औरतों ने खेत में जाना छोड़ दिया था और बच्चों ने स्कूल। गांव के मर्दों ने रात भर लाठियां लेकर पहरा देना भी शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी मुंह नोचवा शिकार करता गया। अब इतने बड़े आतंक को देखकर यूपी पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा और इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने जो स्टेटमेंट दिया वो किसी साई-फाई मूवी से कम नहीं था। उस वक्त के फैजाबाद रेंज के डीआईजी ने ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुंह नोचवा कोई भूत नहीं है, बल्कि एक टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड बायो इंजीनियर्ड इंसेक्ट है जिसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स ने बाहर से मंगवाकर यूपी में डर फैलाने के लिए छोड़ दिया है। बट ऑब्वियसली पुलिस की इस थियरी पर किसी ने विश्वास नहीं किया। आखिर में आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट्स और टॉप साइकियाट्रिस्ट की टीम को गांव में भेजा गया जिन्होंने उन जख्मी लोगों के वुंड्स एग्जामिन किए और जो सच्चाई सामने आई वो किसी भूत या एलियन से भी ज्यादा अजीब थी। तो मैटर ये था कि वहां आसमान में कोई मुंह नोचवा था ही नहीं और डॉक्टर्स ने पाया कि लोगों के चेहरों पर जो निशान थे वो चमगादड़ के दिए हुए स्क्रैचेस थे या फिर इंसेक्ट बाइट्स, या फिर लोगों ने नींद में डर के मारे अपने ही नाखून से अपना चेहरा नोच लिया था। और बाकी लोग जो छत से गिरे वो किसी एंटिटी से नहीं बल्कि नींद में अचानक डरकर भागने की वजह से गिरे थे। तो भाई मुंह नोचवा का साइंटिफिक नेम था मास हिस्टीरिया। तो असल में कोई भी राक्षस इन गांव वालों का शिकार नहीं कर रहा था, बल्कि ये गांव वाले खुद ही अफवाह उड़ाकर अपना शिकार कर रहे थे। अब इस दिमागी डर से निकलकर हम चलेंगे एक ऐसी जगह जहां मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक डेली रूटीन है, क्योंकि ये कहानी है भगवान शिव के बनाए शहर काशी यानी वाराणसी की, जहां परछाइयां सिर्फ शैडोज तक सीमित नहीं है। कहते हैं कि काशी में मरने वाले को मोक्ष मिलता है और यहाँ के मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर सदियों से चिताओं की आग कभी नहीं बुझी है। लेकिन क्या होगा उन आत्माओं का जिनके परिवार वालों ने अंतिम संस्कार जल्दीबाजी में अधूरा ही छोड़ दिया, या जिनकी चिता की आग किसी वजह से बीच में ही बुझ गई?
अब मैं 100% दावे से तो नहीं कह सकता, पर शायद उन्हें मोक्ष नसीब नहीं होता और वो आत्माएं उस आग के धुएं में फंस कर रह जाती हैं और इसी से जन्म लेती है परछाइयां। परछाइयां कोई डीमन नहीं, बल्कि सिर्फ डार्क सिल्हुएट्स हैं जो सिर्फ शमशान घाट पर ही मौजूद होती हैं। काशी के घाट्स पर जहां फैमिली मेंबर्स अपनों को जलाते वक्त रोते हैं, वहीं उन चिताओं के पीछे उस घने धुएं के अंदर ये परछाइयां खड़ी होती हैं। ये फिजिकली आप पर अटैक नहीं करती, बल्कि ये आपकी ग्रीफ, आपके दुख और आपकी लाइफ फोर्स को कंज्यूम करती हैं। क्योंकि जब एक इंसान एक्सट्रीम दुख में होता है, तब उसकी आत्मा सबसे ज्यादा वीक होती है और परछाइयां उसी वीकनेस का फायदा उठाती हैं। इसका सबसे टेरिफाइंग प्रूफ सामने आया था 2018 में, जब रेडिट पर एक स्टोरी शेयर की गई थी। उस स्टोरी के मुताबिक एक लड़का अपने दादाजी के अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली से वाराणसी गया था। रात के 2 बज रहे थे और चिता जलाने के बाद वो मणिकर्णिका घाट की पतली सुनसान गलियों से वापस अपने होटल लौट रहा था। उसने लिखा था कि उसे लगातार अपने पीछे किसी के कदमों की आहट और आसपास से जले हुए मांस की महक आने लगी और उस डर में उसने वो गलती कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं दिखा। होटल पहुंचकर एक्सट्रीम थकान की वजह से वो बिना नहाए ही सो गया और अगले कुछ महीनों में उस लड़के का वजन 15 किलो गिर गया। उसे हर वक्त डिप्रेशन और थकान रहती थी और उसके दिल्ली वाले बंद एसी रूम में वही जले हुए मांस की महक आने लगी थी। रात में उसे अपने कमरे के कॉर्नर में हमेशा एक डार्क फिगर दिखने लगा, पर मेडिकल साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। आखिर में वाराणसी में ही किसी पंडित ने उसका इलाज किया, पर ऐसे इंसिडेंट्स में कितनी सच्चाई होती है ये सिर्फ विक्टिम्स को ही पता होता है। मुझे पता नहीं कि आप कितना जानते हो, पर अगर आप किसी भी बड़े से अंतिम संस्कार के रिचुअल पूछोगे तो वो जरूर बताएंगे कि घाट से वापस अपने घर आकर नहाना पड़ता है और उस दौरान पीछे मुड़कर नहीं देखना होता। साइंस कहती है कि नहाना हाइजीन के लिए है, लेकिन यूपी की सदियों पुरानी फोकलोर के मुताबिक ये रूल इसलिए बनाया गया था क्योंकि घर लौटते वक्त आपके पीछे आपके दुख से अट्रैक्ट होकर वो परछाइयां साथ चल रही होती हैं और अगर आपने गलती से भी पीछे मुड़कर उन्हें देख लिया तो आप उन्हें एक्नॉलेज करके इनविटेशन थ्योरी फुलफिल कर देते हो और उस डार्क एंटिटी को अपने साथ अपने घर में ले आते हो। पर पानी वो एलिमेंट है जो इन डार्क एंटिटीज को धो सकती है और इसलिए घर के अंदर पैर रखने से पहले नहाना या गंगा जल का छिड़काव करना जरूरी होता है, ताकि अगर आपसे कोई भी गलती हुई हो तो आपको बचने का एक मौका मिल सके। तो अगली बार अगर आप किसी फ्यूनरल से वापस आ रहे हो तो चाहे जो भी हो, पीछे मत मुड़ना। इस स्पिरिचुअल सेगमेंट को एक्सप्लोर करने के बाद अब वक्त है यूपी के गॉथिक हॉरर को एक्सप्लोर करने का, जो नवाबी कल्चर, टूटी हुई हवेलियों और उस सदियों पुरानी सुपरस्टिशंस पर बेस्ड है, जिसे आज भी लखनऊ और कानपुर के लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अवध लखनऊ और कानपुर का वो इलाका है जो कभी अपने नवाबों और उनकी शाही हवेलियों के लिए मशहूर था, लेकिन जहां पावर और पैसा होता है वहां धोखा, मर्डर्स और डार्क मैजिक भी होता है। आज जो हवेलियां खंडर हो चुकी हैं वो सिर्फ टूटे हुए पत्थर नहीं है, बल्कि उनके अंदर कैद है एक ऐसी एंटिटी जिसके शौक मौत के बाद भी रॉयल है और उन्हें कहते हैं खबीस। ये एक फॉर्मलेस, इनविजिबल डीमन है जिसके आसपास होने का सबसे बड़ा साइन सेंसरी है। अगर आप रात के वक्त किसी पुरानी हवेली या कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे हैं और अचानक आपको एक बेहद सिकनिंग स्मेल आए, जैसे सड़ते हुए मांस के साथ शराब मिला दी गई हो, तो समझ लीजिए कि खबीस आपके करीब है। अब यहाँ आती है वो बात जो आपने बाकी वीडियोस में सुनी ही होगी, जिसके मुताबिक रात के वक्त बाहर जाते हुए स्ट्रॉन्ग परफ्यूम नहीं लगानी चाहिए और मीठा खाकर या लेकर किसी सुनसान पेड़ या खंडर के पास नहीं भटकना चाहिए। वैसे सुनने में ये बातें दादी नानी के सुपरस्टिशंस लगती हैं, लेकिन इस रूल का ओरिजिन खबीस से ही जुड़ा है। खबीस जो अपनी खुद की फाउल स्मेल से परेशान करता है, वो फ्लावर्स और मिठाई की एक्सट्रीम स्वीट स्मेल से इंस्टेंटली अट्रैक्ट होता है और अगर आप आधी रात को परफ्यूम लगाकर इन खंडरों के पास से गुजरे तो आप अननोइंगली अपने ऊपर एक टारगेट पिंट कर रहे होते हैं और जब खबीस आपको पकड़ता है तो वो सीधा आपके माइंड को करप्ट करता है। आप अपना आपा खो बैठते हो, वायलेंट हो जाते हो
और धीरे धीरे अपनी सैनिटी लूज करने लगते हो। और साइकियाट्री में लोग इसे सडन साइकोटिक ब्रेक कहते हैं। तो अगली बार अगर आप सज धज के परफ्यूम से महकते हुए कहीं जा रहे हो और रास्ते में कोई पुरानी टूटी हुई बिल्डिंग दिख जाए, तो बेहतर यही होगा कि आप अपना रास्ता बदल ले, क्योंकि अंदर अंधेरे में बैठा नवाब शायद आज की रात आपके हुस्न का मजा सिर्फ आंखों से नहीं लेगा। नवाबी खंडरों का डर शहर तक सीमित है, लेकिन अगर आप वेस्ट यूपी के रूरल एरियाज में जाएंगे तो वहां आपको डर किसी बिल्डिंग में नहीं बल्कि खुले खेतों में उगते दिखेगा। वैसे तो वेस्ट यूपी अपने घने गन्ने के खेतों के लिए जाना जाता है, जो रात के अंधेरे में एक ऐसी भूल भुलैया बन जाते हैं जिसके अंदर चांद की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। और इन्हीं खेतों के घुप अंधेरे में शिकार करती है हमारी अगली एंटिटी, कटनी। तो बात ऐसी है कि किसानों को अक्सर आधी रात को अपने खेतों में पानी लगाने जाना पड़ता है, और वो अक्सर कहते हैं कि रात के 1:30-2 बजे जब चारों ओर सिर्फ झिंगुरों की आवाज आती है और घुप सन्नाटा छाया होता है, तब उन्होंने खेत से किसी के फसल काटने की आवाज सुनी है। ऐसा फील होता है जैसे कोई अंधेरे में हंसिया यानी सिकल चला रहा हो और उन्हें लगता है कि कोई चोर फसल काट रहा है। पर जब वो गुस्से में उसे रोकने खेत में घुसते हैं तो खुद को कटनी के जाल में फंसा हुआ पाते हैं। वो आवाज लगातार पीछे हटती जाती है और आप खेत की गहराई में फंसते जाते हैं। और जब आपको रियलाइज होता है कि वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, तब तक रास्ता गुम हो चुका होता है। अब कटनी एग्जैक्टली करती क्या है ये तो कोई नहीं जान पाया है, पर उसके शिकार की बॉडी पर कोई जख्म नहीं मिलता। और आप ये भी कह सकते हैं कि कटनी फसल नहीं बल्कि इंसान की रूह काट देती है, जिस वजह से वो डरकर बिना किसी फिजिकल हार्म के वहीं खत्म हो जाता है। और अगर आपका ताल्लुक किसी भी गांव से है तो आपने 2 रूल्स हमेशा सुने होंगे। पहला, रात में खेत में जाते वक्त साथ में लोहा रखना, और दूसरा कि पीछे से अगर कोई आवाज लगाए तो पलट कर जवाब ना देना। यूपी के किसानों का मानना है कि रात के समय आपको फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का जवाब नहीं देना है, चाहे वो आवाज किसी की भी हो, और कम से कम थर्ड कॉल का वेट करना है, क्योंकि फोकलोर के मुताबिक ये डार्क एंटिटीज कोई भी नाम सिर्फ 2 बार से ज्यादा नहीं पुकार सकती। पर अगर आपने पहले ही जवाब दे दिया तो कटनी आपकी रूह को हार्वेस्ट कर लेगी। अब चलिए खेतों से निकलकर हम पहुंचते हैं यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर बुंदेलखंड के बीहड़ इलाकों पर, जहां एक जमाने में कानून से ज्यादा डाकुओं की गोलियां चला करती थी। सदियों तक इन बीहड़ों ने इतना एक्सट्रीम वायलेंस और खून खराबा देखा है कि वहां की मिट्टी मौत की प्यासी हो चुकी है। और जब किसी इंसान को इतनी ब्रूटली मारा जाता है कि उसका चेहरा तक ना पहचाना जाए, तब जन्म लेती है इस एपिसोड की आखिरी एंटिटी, नकाटा। बीहड़ से ओरिजिनेट होने की वजह से आप समझ ही गए होंगे कि ये खुले हाईवेज और सुनसान कच्चे रास्तों पर शिकार करता है, जिसका बिहेवियर किसी सीरियल किलर जैसा होता है। ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि अक्सर रात के 2-3 बजे आपको रास्ते में एक जख्मी इंसान दिख जाएगा जो मदद मांग रहा होता है, पर उन हाईवेज पर चलने वाले पुराने ट्रक ड्राइवर्स अक्सर गाड़ी नहीं रोकते। ऐसा आपने बहुतों से सुना होगा, और सुनने में ऑनेस्टली ये क्रूएल लगता है कि आप किसी जरूरतमंद को अकेला छोड़कर भाग रहे हो। पर इसी टेक्निक से अक्सर लुटेरे लोगों को गाड़ी से उतरवा देते हैं और उन्हें लूट लेते हैं। अब रास्ते पर दिखने वाला वो शख्स सच का इंसान है या कोई भूत या लुटेरों का कोई ट्रैप, ये तो उस विक्टिम को ही पता चलेगा जो अपनी गाड़ी रोककर बाहर निकलेगा। पर लोकल्स का ये कहना है कि अगर आप नकाटा के जाल में फंस गए तो वो जख्मी इंसान स्लोली आपकी खिड़की के पास आता है, और उसके करीब आने पर आप देखते हो कि उसके सर की जगह सिर्फ कटा हुआ मांस, खोखली आंखें और एक म्यूटिलेशन होता है। डर की वजह से ड्राइवर का दिमाग ब्लैंक हो जाता है और अगले दिन न्यूज में सिर्फ उसकी खबर आती है। और अगर आप अब तक बने हुए हो तो ये रही वो रियल लाइफ इंसिडेंट जिसका जिक्र मैंने इंट्रो में किया था। तो ये बात है 1989 की, जब चंदा जी 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। उस जमाने में गांव वगैरह में इलेक्ट्रिक सप्लाई बहुत ही लिमिटेड हुआ करती थी और घरों में बाथरूम्स भी नहीं होते थे, जिस वजह से लोगों को लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग में ग्रुप्स बनाकर हल्के होने के लिए खेतों में जाना पड़ता था। ऐसे ही एक रात चंदा जी की चाची को खेत में जाना था और उन्होंने चंदा जी को भी साथ चलने के लिए कहा। जो कि चंदा जी खाना पका रही थी, उन्होंने अपनी चाची को आगे चलने के लिए कहा
और काम समेट कर कुछ मिनट्स बाद घर से निकली। जब चंदा जी खेत पर पहुंची तो उन्होंने कुछ ही दूरी पर अपनी चाची को देखा, जो दूसरी ओर चेहरा करके खड़ी थी। उन्होंने चाची को आवाज लगाई और उनके करीब जाने लगी, बट सरप्राइजिंगली उनकी चाची आगे बढ़ती रही। अब चंदा जी को लगा कि शायद डिस्टेंस और झिंगुरों की तेज आवाज के बीच चाची ने उन्हें सुना नहीं और वो आवाज लगाते हुए उनका पीछा करने लगी। पर जितना वो उनके करीब जाती, चाची उतनी ही दूर हो जाती। इतने में चंदा जी नोटिस करती है कि चाची के कपड़े बदले बदले लग रहे थे और वो घबरा कर वापस अपने घर लौट गई। घर आकर वो देखती हैं कि चाची उनसे पहले ही घर लौट चुकी थी और जब चंदा जी ने उनसे पूछा तो पता चला कि चाची खेत की दूसरी ओर गई थी और उन्होंने चंदा जी को वहां देखा ही नहीं। अब वो औरत कौन थी ये तो कोई नहीं बता सकता, पर उसी रात चंदा जी के पेट में दर्द होने लगा। अब 1989 में मेडिकल फैसिलिटीज उतनी डेवलप नहीं थी, इसलिए पास के ही ओझा ने खास मंत्रों से उनकी नजर उतारी, पर खतरा अभी टला नहीं था। अगले कुछ दिनों में पड़ोसियों से पूछताछ करके पता चला कि जिस खेत में चंदा जी गई थी वहां एक सदियों पुराना कटहल का पेड़ था जिसे हॉन्टेड माना जाता था और उस पेड़ के कटहल पड़े पड़े सड़ जाते थे, पर डर के मारे गांव में कोई भी उसे नहीं छूता था। अब खेतों में जाना तो अवॉइड नहीं किया जा सकता था क्योंकि अचानक से घर में ड्रेनेज सिस्टम और बाथरूम बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। और इसके लगभग 1 महीने बाद जब चंदा जी किसी दूसरे खेत में अकेली थी, तब उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके पीछे कोई था। उस टाइम तो चंदा जी वहां से डरकर भाग गईं, पर उस रात फिर से उनके पेट में दर्द उठा और उनकी मां ने फिर से किसी ओझा की मदद से मुसीबत टाल दी। कुछ महीनों तक सब कुछ नॉर्मल रहा और चंदा जी को एक हेल्दी बेटी पैदा हुई। घर पर सभी खुश थे और चंदा जी और उनकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखा जा रहा था, पर चाइल्ड बर्थ के लगभग 1 हफ्ते बाद फिर से कुछ हुआ। चंदा जी और उनकी बेटी एक कमरे में सो रहे थे और कमरे के बाहर ही चंदा जी की मां चौकी पर सोई हुई थी और उस खूब अंधेरे में अचानक से चंदा जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई औरत उस कमरे में थी जो उनकी बेटी को ले जाना चाहती थी। ये देखते ही उनके मुंह से निकला माई, और उनकी आवाज सुनते ही चौकी पर सोई उनकी मां उठ गई और ठीक उसी पल वो एंटिटी उस कमरे से गायब हो गई। इसके बाद से चंदा जी काफी वीक हो गई और उन्हें काफी कुछ झेलना पड़ा, जिसके वैसे तो स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक रीजंस हो सकते हैं, पर जब आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया हो, वो भी मल्टीपल टाइम्स, तो आपका दिमाग सिर्फ एक चीज कहता है कि ये सब नॉर्मल नहीं है। इसके बाद उनकी फैमिली कोलकाता में शिफ्ट हुई एंड अराउंड 2004 में फिर से कुछ हुआ जिसे मैं खुलकर नहीं बता सकता, पर उसके बाद से लेकर आज तक हर सैटरडे को चंदा जी रेड एंड ब्लू फ्लावर्स की माला भगवान को चढ़ाया करती है एंड बाय गॉड्स ग्रेस ये सब फिर से रिपीट नहीं हुआ। इस पूरे इंसिडेंट से मैंने तो यही समझा कि चंदा जी के साथ ये सब इन्विटेशन थ्योरी की वजह से हुआ था, जिसके मुताबिक अगर आप किसी एंटिटी को एक्नॉलेज करते हो तो वो भी आपको एक्नॉलेज करता है, और इनिशियली खेत में उस एंटिटी को पुकारना ही शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी एंड प्रोबेबली अगर वो चुपचाप लौट गई होती तो शायद इन सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सकता था। वेल, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आप मुझे देख रहे हो और आपके पास भी कोई ऐसी इंसिडेंट है जिसे आप शेयर करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर डीएम करो। मैं ये इंश्योर करूंगा कि बिना आपकी आइडेंटिटी रिवील करे आपकी बात को सब तक पहुंचा पाऊं एंड एज अ कम्युनिटी हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग रह सकें। बाकी मैं हूं अंकित और मैं जल्दी ही मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ।